अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम MGT 11 का फाइनल टाइम की प्रिपरेशन का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। लास्ट 2 पार्ट में हमने 27 लेसन कवर कर लिए थे। आज हम 28 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चाहते हैं ऐसे आपको असाइनमेंट GTP और शॉर्ट लेक्चर टाइम टू टाइम प्रोवाइड हो तो काइंडली सब्सक्राइब के साथ ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम पीछे सारा बजट के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि बजट कैसे बनता है और बजट क्या है, ये सारी चीजें। अब हमने बजट की टाइप्स पढ़नी है। तो बजट की टाइप्स जो हैं कुछ बीच में इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम शॉर्टली करेंगे, साथ साथ में आपको बताते भी चलूंगी जो MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा। पहला है हमारे पास परफॉर्मिंग बजट। जैसे कि इसमें पता है परफॉर्मेंस के लिहाज से बजट बनाना। तो आफ्टर वर्ल्ड टू अटेम्प्ट टू मेक अ बजट इफेक्टिव वाज इंटेंसिफाइड एंड परफॉर्मेंस बजटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। जो वर्ल्ड वाइड थी उसमें हमने ये इंट्रोड्यूस करवाया था बजट, परफॉर्मेंस बजट को। इसमें जो मेन आइडिया दिया था ये होवर कमीशन ने दिया था। ठीक है, ये मेन आइडिया था, MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। पब्लिश इन USA हु नोटिस दैट द बजट ऑफ 1949 एंड 1950, यानी कि ये बजट था 1949 1950 में बना। ठीक है, और इसमें 1625 जो थे पेजेस थे और 1.5 मिलियन वर्ड थे जिसमें ये सारी डिटेल लिखी हुई थी। इस जो बजट बनाने का जो मेन पर्पस था, द बजट शुड बी इंडिकेट अपॉन द फंक्शन, एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट। जो गवर्नमेंट के क्या फंक्शन होंगे, क्या एक्टिविटी होंगे, क्या प्रोजेक्ट होंगे, ये सारा कुछ था कि हमने कंप्लीट इस एक बजट डॉक्यूमेंट में लिख दिया था। तो उसको हम कहते हैं परफॉर्मिंग बजट कहते हैं। लेकिन ये अपने वक्त में इसका इंपॉर्टेंट थी, लेकिन टाइम टू टाइम इसको ये खत्म हो गया, कुछ अरसे के लिए ये रहा। उसके बाद हमारे पास आता है प्लानिंग परफॉर्मिंग बजटिंग, यानी कि PPP। जैसे कि ये हमारे पास अक्सर क्या कहते हैं मुखफ़फ़ है, ये आपने याद करनी है क्योंकि ये फॉर द MCQ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो प्रोग्रामिंग प्लानिंग बजट में क्या है कि हमने एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर लेनी है कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होंगी, क्या एक्टिविटी होंगी, वो उनके परफॉर्मेंस प्लान। बजटिंग एम्फेसिस वर्क प्लान, एम्फेसिस करते हैं कि हाँ आपने जो काम करना है उसको प्लान करके करना है, बट नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्रिहेंशन लॉन्ग रेंज प्लानिंग ऑफ ऑल द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड एक्टिविटी। लेकिन हमने जो प्लानिंग करनी है वो हमने सही सोच समझ कर प्लानिंग करनी है और लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करनी है। तो उसके बाद हमारे पास जी है जीरो बेस्ड बजट, इंपॉर्टेंट है। 1917 में इस बजट की इनोवेशन हुई। ठीक है, ये पूछा जा सकता है जीरो बजट क्या होता है, इसको मैं पढ़े बगैर आपको इतना बता देती हूँ। इसको डेवलप किया था ट्विटर ने, डेवलप किया था फॉर द MCQs, इंपॉर्टेंट है। इसमें ये क्या होता है कि हमारा जो लास्ट ईयर का बजट होता है, फॉर एग्जांपल अगर 2020 है और 2021 है तो हमने 2020 का बजट बनाना है, तो हम अज्यूम कर लेंगे तो कि 2021 में जो बजट था वो बिल्कुल जीरो था, मतलब कुछ भी हमने बजट नहीं बनाया था, हमने नई से बजट बनाना है। मोस्टली क्या होता है कि हम लोग जो बजट बनाते हैं वो हम लोग पिछला जो बजट होता है उसी को थोड़े बहुत चेंजेस करके एक नया बजट बना लेते हैं। इसमें इसलिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि पिछला बजट जीरो था ताकि हम नए सिरे से हर चीज को बनाकर एक नया बजट बनाए तो वो जीरो बेस्ड बजटिंग होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर द MCQ, इसलिए मैंने आपको डिटेल से डिस्क्राइब कर दिया। इंक्रीमेंट बजट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंक्रीमेंट बजट ऐसा बजट होता है जिसमें हम क्या कहते हैं इंक्रीमेंट लगाते हैं। इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि कुछ इंक्रीमेंट लगा देना। फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ में एग्जांपल दिया कि पिछले साल का हमारा बजट था 1 लाख रुपया। ठीक है, गवर्नमेंट का सारा बजट था एक कंट्री का, वो 1 लाख रुपया बजट था। लेकिन अब हमें क्या हुआ, पिछले साल क्या हुआ, 10% जो प्राइसेस हैं ऑयल की बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से हमारी हर जो चीज की प्राइस है वो 10% बढ़ गई। जब 10% बढ़ गई तो हमें पता चला कि हमें 10% प्राइसेस बढ़ गई, तो हमने क्या किया, पिछले साल का 1 लाख लिया। ठीक है, 10% प्राइसेस बढ़ी, उसी को 10% हमने ज्यादा इंक्रीज कर दिया। 1 लाख का 10% लिया तो 10,000 आ गया। 10,000 को ऐड करके हमने एक नया बजट बना दिया, उसी में थोड़ा इजाफा उसकी कीमतों में कर दिया। तो हमारे पास है इंक्रीमेंट बजट। अगला है मीडियम टर्म बजटिंग फ्रेमवर्क। इसमें क्या होता है कि हम वैसे तो बजट 1 ईयर का बनाते हैं, लेकिन इसमें हम बजट बनाते हैं 3 साल का। तो 3 साल का जो बजट बनता है वो मीडियम टर्म में आता है। उसके बाद हमारे पास आता है जी आगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है एनुअल बजट स्टेटमेंट। एनुअल बजट स्टेटमेंट क्या होती है, जो आजकल हमारा चला है कि हम लोग 1 ईयर का बजट बनाते हैं, सब कुछ इनकम और रिसीव जो एक्सपेंसिव होते हैं सारे गवर्नमेंट के, वो हम 1 साल के लिए एनुअली बता देते, तो वो हमारे पास क्या होता है, एनुअल बजट होता है। आगे हम चलते हैं, अगला है बजट प्रिपेयरिंग। आगे एक बजट कैसे प्रिपेयर होता है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर द MCQs के लिहाज से भी और फॉर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिहाज से भी छोटे क्वेश्चन बनकर आपके आ सकते हैं।
इसमें क्या होता है कि सारी जो मिनिस्ट्री होती हैं जो अपना बजट बनाकर, मतलब कि सारे जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट बॉडी, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, जो सब डिवीजन होती है, वो सारे क्या करते हैं, वो अपना एक एस्टिमेट लगाकर बताते हैं कि हमारा इतना इतना खर्चा है, उसको भेज देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। तो सारी जो मिनिस्ट्री है वो सारा अपना बजट बनाकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को देते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ही बजट आगे भेजना होता है। उनके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन अक्टूबर एवरी ईयर टू सबमिट द एस्टिमेट फॉर द बजट। पूछा जा सकता है कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कौन से महीने पे बजट को सबमिट करता है। तो बजट को सबमिट करने के वो 30 अक्टूबर, मतलब कि अक्टूबर 30 अक्टूबर कंफर्म नहीं, लेकिन अक्टूबर को वो सबमिट करता है। इट मे बी मेंशन दैट द फाइनेंशियल ईयर बिगन 1 जुलाई एंड द एंड 13 जून। जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 जुलाई से लेकर एंड 13 जून के लिए स्टार्ट होता है। ऑल द बजट एस्टिमेट आर प्रिपेयर्ड एंड फाइनलाइज्ड बिफोर 13 मई एंड एज इज द प्रेजेंट टू द नेशनल असेंबली टू द। जो बजट क्या होता है, जो फाइनलाइज होता है, अक्टूबर में तो प्रिपेयर कर देता है, लेकिन आगे बजट भी फाइनलाइज होता है, असेंबली में जाता है, काफी जगह जाकर वो पास होता है, कुछ चीजें निकाली जाती है, कुछ एक्सक्लूड की जाती हैं। तो 30 मई को जो बजट है वो प्रिपेयर कर मतलब फाइनलाइज करके हर चीज उसको नेशनल असेंबली में पेश कर देता है फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसमें ये हमारे पास चीजें लिखी हुई हैं। उसके बाद है व्हेन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेंड द बजट कॉल। जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को जब बजट कॉल, मतलब कहते हैं कि बजट आप सबमिट कराएं अक्टूबर में, उनको जारी बात है कॉल दी जाती है। तो कॉल दी जाती है, जब वो सबमिट कराते हैं तो उसको कहते हैं बजट कॉल। उसके बाद आगे हमारे पास ये चीज लिखी है कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की जो बजट कॉल के एस्टिमेट क्या होता है, रिसीव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नोट डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अकर इन अ फाइनेंशियल ईयर। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो इसको आपने एक दफा पढ़ लेना है तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगला है फिजिकल फेडरलिज्म। इसमें क्या करते हैं, मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशन मिलकर एक फेडरलिज्म बना लेते हैं, ठीक है। फिजिकल फेडरलिज्म इज टू डिस्ट्रीब्यूट द फिजिकल फंक्शन एंड द टैक्स कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द कॉन्स्टिट्यूटेड यूनिट ऑफ फेडरलिज्म। इसमें क्या करते हैं कि एक फिजिकल फंक्शन क्या होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करता है कि टैक्स कलेक्शन किसने करनी है, किस तरह होगी डिस्ट्रीब्यूट, अगर टैक्स ले लिया तो उसको रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द यूनिट ऑफ अ फेडरेशन में। तो इसमें सारी चीजें ये थोड़ी बहुत हैं, इसको चाहें तो आप पढ़ लें, नहीं तो स्किप पे कर सकते हैं। उसके नेशनल फाइनेंस एंड कमीशन, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल आफ्टर टू द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973। एक बात याद रखेंगे, जो पाकिस्तान का जो आइन चला 1973 का ही चला, क्योंकि उसी में थोड़ी बहुत चेंजेस की हैं गवर्नमेंट ने। उनके NFC is a constituted, the NFC is a temporary body that decides the criteria on the basis of which the tax collected by the federal government and distribute between the federation and province and among the province। इसमें क्या होता है कि जो एक टेम्पररी बॉडी है, जैसे कि ऊपर आपको बताया, ये डिसाइड करती क्राइटेरिया में किस बेस में जो है टैक्स कलेक्ट किया जाएगा और किस तरह टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बिटवीन फेडरेशन, प्रोविंस एंड अमंग प्रोविंस में। तो ये सारी चीजें लिखी हुई है। इस पे लिखा हुआ नीचे विद इन 6 months ऑफ द कमेंसमेंट डे एंड देयर आफ्टर एट इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 5 years द प्रेसिडेंट शैल National Finance Commission consisting the Ministry of Finance of the Federal Government, the Ministry of Finance of Province Government and such other person on may be appointed on the Federal President about the consultation with the governors of the provinces। में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो हर 5 साल के बाद जो नया वजीर आजम या प्राइम मिनिस्टर आता है तो वो क्या करता है कि 6 महीने के अंदर अपनी कमीशन बनाता है। उस कमीशन के अंदर इन सारे लोगों को अपॉइंट करता है, जैसे कि इन्होंने लिखा फेडरल फाइनेंस, फेडरल गवर्नमेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और प्रोविजन गवर्नमेंट। तो ये आपने अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद हमारे पास आता है जी क्राइटेरिया ऑफ वर्टिकल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन। क्राइटेरिया क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। फॉर द डिवीजन पूल द रिसोर्सेज आर शेयर बिटवीन द फेडरेशन एंड द प्रोविंस। जो हम रिसोर्सेज होते हैं डिवीजन पूल के, जो उसको हम शेयर करते हैं फेडरेशन एंड प्रोविंस के अंदर, तो वो हमारे पास आता है वर्टिकल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट टू द प्रोविंस गवर्नमेंट फ्रॉम द डिवीजन पूल। इट इज बेस्ड ऑन द 3 फैक्टर डिफेंस एंड डेट सर्विसिंग एंड सोशल एक्शन। इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के पास आते हैं रिसोर्सेज, जब वो बिटवीन फेडरल प्रोविंस से करती है तो वर्टिकल होती है, लेकिन रिसोर्सेज का जो बजट होता है वो बजट में पहले 3 चीजें निकाल ली जाती हैं। एक डिफेंस के लिए, एक डेट सर्विसिंग के लिए, सोशल एक्शन के लिए। जो बाकी की अमाउंट बचती है, वो बाकी की अमाउंट क्या होती है 37.55, वो प्रोविंस के आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। Criteria for horizontal resources and distribution. Horizontal resources distribution at the 37.55 among the province. The criteria used
आर पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन ऑफ दिस क्राइटेरिया इज डिबेटेबल एंड देयर इज अ जनरल लैक ऑफ एग्रीमेंट ऑन दिस क्राइटेरिया। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो 37.55 होता है, जो प्रोविंस के बाद मतलब इनकी जो सारी चीजें निकालने के बाद जो बाकी की अमाउंट होती है वो प्रोविंस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। लेकिन जो प्रोविंस को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है वो हम देखते हैं कि किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है उसके लिहाज से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगला है मल्टीपल क्राइटेरिया, सच द क्राइटेरिया यूज इन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन। अब उन्होंने कहा कि सिर्फ एक पॉपुलेशन ही नहीं है कि जो हम इसको रिसोर्सेज को देखते हैं कि पॉपुलेशन में है तो बस वही हमने यूज करने से पॉपुलेशन ज्यादा दे देना, लेकिन मुख्तलिफ क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया क्या है, पॉपुलेशन, डिस्टेंस पर कैपिटल इनकम, एरिया, इनका इंडेक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स एफिड, ये सारे वगैरह। उसके बाद NFC 1919, ये इंपॉर्टेंट है। आफ्टर एवरी 5 year NFC is constituted by the federal government and with announce a reward। कुछ रिवॉर्ड जो है वो अनाउंस करती है और शेयर करती है। वो कौन से रिवॉर्ड है हमारे पास, वो इनकम, कोऑपरेटिव टैक्स है, सेल टैक्स है, ये सारी 4-5 टैक्स इनको आपने पढ़ लेना है। इट अनाउंस दैट डिवीजन पूल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फेडरेशन एंड प्रोविंशन इन द रेशियो, जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होती है फेडरेशन और प्रोविंशन से वो 20 और 80 की रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसमें 20% फेडरेशन और 80% हमारे पास रखते हैं प्रोविंस रखते हैं 20% फेडरेशन और 80% प्रोविंस रखते हैं। उसके बाद ये हमारे पास 4 आ रहे हैं, पब्लिक, पंजाब, सिंध एंड बलूचिस्तान। ये सारी चीजें ये इंपॉर्टेंट है, पिछली बार बच्चों के पेपर में काफी ज्यादा रिपीट हुए हैं, तो आपने इनकी सारी रखनी है परसेंटेज, ये कितनी परसेंटेज है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे चैप्टर हमारा यही खत्म होता है। आगे हम चलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है, मतलब ऐसा बंदा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अपर लेवल होता है वो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव देखता है, पूरा निजाम देखता है और सुपरवाइज करता है, तो वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आ जाता है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ टोटल कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियल रूल एंड प्रेजेंट एंड एस्टेब्लिश प्रैक्टिस बाय विच ऑफ द मीन पब्लिक ऑफिशियल मे बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस ऑफिशियल एक्शन। इसमें क्या होता है कि जो हमारे जो ऑफिशियल ऑफिसर होते हैं वो कौन से ऑफिशियल ऑफिसर थे, जैसे कि वजीर आजम हो गए, वजीर आजम जाके रखता है वजीर खजाना, ये सारे क्या ऑफिशियल ऑफिसर हैं। तो ये सारे जब ऑफिशियल ऑफिस को जब वो हायर करता है तो उनके कुछ एक्शंस होते हैं, उन एक्शंस के ये जो एक्शन होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे जो लोग होते हैं जवाबदेह होते हैं, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे थे जवाबदेह होते हैं आम पब्लिक के आगे। तो हमारे पास ये वो आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी में। द मीन ऑफ कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग द एक्चुअल एक्टिविटी कंफर्म टू स्टेब्लिश स्टैंडर्ड टू lay down as procedure। control help a manager to monitoring the effectiveness of a manager। इसमें क्या होता है कि हर बंदे की जो जॉब होती है उसके एक स्टैंडर्ड होता है, जैसे कि आप जॉब करते हैं तो कुछ आपकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी है वो आपका स्टैंडर्ड है। तो आपने जो इसमें क्या होता है कि हर बंदे की जो स्टैंडर्ड जॉब है उस पर हमने इंश्योर करना होता है क्या यार वो स्टैंडर्ड में काम कर रहा है, नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्या वजूहात है, ये हमारे पास आता है मीन ऑफ कंट्रोल पे। जैसे कि उन्होंने बताया कि मैनेजर जो है कंट्रोल रखते हैं इफेक्टिव मैनेजर में, अगर ऐसे कंट्रोल होगा तो हर अदारा अच्छा काम करेगा। उसके बाद टाइप ऑफ अकाउंटेबिलिटी, देयर आर 2 टाइप ऑफ अकाउंटेबिलिटी। नंबर 1 इंटरनल कंट्रोल, सेकंड हमारे पास एक्सटर्नल कंट्रोल। इन दोनों को हम आगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे भी, लेकिन यहाँ भी एक मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। इंटरनल कंट्रोल एक्सरसाइज एदर बाय सुपरवाइजर अंडर द सुपीरियर अंडर द सुपर और सबऑर्डिनर विद द चेन ऑफ हायरार्की बाय द अदर कंपैरेटिव एजेंसी इन द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ अ गवर्नमेंट। यहाँ क्या होता है, जो हमारे सुपीरियर से चैन लो लेवल तक जाती है, जो हमारी चैन है वो एक हायरार्की है, ठीक है। जो हमारे काम चाह रहे हैं लो लेवल से नीचे लेवल, ऊपर लेवल से लेकर नीचे लेवल तक वो हायरार्की में चाह रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल कंट्रोल है। तो इंटरनल कंट्रोल में हमारे पास डायरेक्टिंग, रेगुलेटिंग, सुपरवाइजिंग, एडवर्टाइजिंग, इंस्पेक्टिंग, इवैल्यूएटिंग, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखनी है, एमसीक्यूज के लिहाज से पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सटर्नल कंट्रोल। एक्सटर्नल कंट्रोल इज अ फिटेड आउट द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी वर्क विद द जनरल कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क ऑफ द सिस्टम। इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें लेजिस्लेशन और जुडिशरी जो है वो एक्सटर्नल कंट्रोल में आता है। इंटरनल कंट्रोल में पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। कैबिनेट स्टैंड ऑन द एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट द मिनिस्ट्री हु आर इन चार्ज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एंड आर रिस्पांसिबल फॉर इफेक्टिव वर्किंग टू कैबिनेट। ये आपने खुद पढ़ लेना है। इसमें क्या होता है कि हर मिनिस्ट्री जो होती है वो जवाबदेह होती है अपनी मिनिस्ट्री को, मतलब कि जो काम कर रहे हैं मिनिस्ट्री के ऊपर भी एक मिनिस्ट्री लेवल, ये सारी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ जो
जो भी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 4-5 मिनिस्ट्री, जब सारी मिनिस्ट्री एक ऊपर लेवल मिनिस्ट्री के अंदर काम कर रही हो तो सारी मिनिस्ट्री जो होती हैं जवाबदेह होती हैं अपनी मिनिस्ट्री के आगे जवाबदेह होती हैं। द होल वर्किंग ऑफ द डिपार्टमेंट आर रिव्यू बाय द प्राइम मिनिस्टर इन द कैबिनेट। जो होल वर्क है उसको रिव्यू कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट करती है, यानी कि अदलिया। हायरार्की ऑर्डर, जैसे कि मैंने हायरार्की ऑर्डर आपको बता दिया है कि जब हम मतलब ऊपर सुपीरियर लेवल से लेकर नीचे तक जो हमारी होती हैं अथॉरिटीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, पावर्स होती हैं, वो हमारे पास आता है हायरार्की ऑर्डर। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। द सुपीरियर ऑफिसर रिप्लाई एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ACR ऑफ द सबऑर्डिनेट एवरी ईयर। द वर्क ऑफ फुल ईयर ऑफ ईच पब्लिक सर्वेंट इज असेस्ड। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पब्लिक सर्वेंट की जो सालाना है रिपोर्ट ली जाती है, असेस किया जाता है क्या है वो काम ठीक कर रहा है नहीं कर रहा, क्या उसकी परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रहे नहीं करते। ये सारे हमारे पास जो रिपोर्ट बनाते हैं वो हमारे पास एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है। उसके बाद है बजटिंग कंट्रोल। बजटिंग इज वन ऑफ अ कंप्लीट पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ द टोटल एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट बट इट इज नॉट रिफ्लेक्ट द इंस्पिरेशन ऑफ अ पब्लिक। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिपेयरिंग द बजट एंड operation of a budgeting sanction and appropriation। इसमें क्या होता है कि बजटिंग एक कंप्लीट स्टेटमेंट, पॉलिसी स्टेटमेंट जिसमें तमाम गवर्नमेंट की सारी एक्टिविटी और पॉलिसी लिखी जाए। और इसमें क्या होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है वो प्रिपेयर करता है बजट को और आगे से ऑपरेशन वगैरह को वो देखता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप इट इज अनदर मीन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये कि अदर मीन इंटरनल कंट्रोल का। लीडरशिप मोटिवेट एंड इंस्पायर द एम्प्लॉयर ऑफ एफिशिएंसी। लीडरशिप से जो है एम्प्लॉयर को मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है कि वो काम अच्छा करें। Thus the moral and motivating of the employer depend on the leadership। आपको पता है जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप अच्छी होती है तो वो एम्प्लॉयर को क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं। तो मोटिवेट क्या करते हैं? जो काम करे तो उससे डबल काम करके उसके परफॉर्मेंस का डबल रिजल्ट देते हैं। तो इस पे हमारा ये लिखा है। उसके बाद हमारे पास एक्सटर्नल कंट्रोल, लेजिस्लेटिव कंट्रोल। इसको मैं पढ़ती हूँ। जैसे आपको पता था लेजिस्लेटिव कंट्रोल क्या होता है कि हमारी जो अथॉरिटीज होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम कर रहे होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर, लेजिस्लेशन उनके जवाबदेह होती है, कोई भी सवाल कर सकती है, उसके पास ये राइट अथॉरिटी होती है। क्वेश्चन द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी डे सिटिंग ऑफ अ लेजिस्लेटर इज नाउ एज द क्वेश्चन। और यानी कि हम लोग का जो पहला घंटा होता है, एक मीटिंग होती है हर दिन, उसका जो पहला घंटा होता है वो हमारे पास होता है बैठकर सवाल, लेजिस्लेशन के आगे हमने बैठना, वो बैठते हैं और आपस में सवाल जवाब करते हैं, वो हमारे पास क्वेश्चन। और दिस टाइम इज लोकेटेड फॉर आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन। हम आपस में आंसरिंग मतलब क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं और उसका बुझते ये क्यों किया है, उसके ये सारी चीजें वगैरह हम क्वेश्चन के आंसर लेते हैं तो हमारे पास ये चीज आती है क्वेश्चन पर। रिजोल्वेशन एंड मोटिवेशन, इसमें हम क्या करते हैं? मोशन। इसमें हम क्या करते हैं कि बहुत सी जो हम लोग आपस में क्वेश्चन तो पूछते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का हमारा ये नहीं होता कि हम सिर्फ क्रिटिसाइज करें। क्रिटिसाइज हमने बिल्कुल नहीं करना दूसरों को, हमने आंसर क्वेश्चन लेने, लेकिन एक डिसिप्लिन वे में लेने हैं, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना। डिबेट एंड डिस्कशन में जैसे आपको पता है एक टॉपिक ले लिया जाता है, उस पर डिबेट और डिस्कशन की जाती है, मुख्य लोगों का ओपिनियन लिया जाता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कमिटमेंट ऑफ लेजिस्लेचर, यहाँ क्या होती है? एक कमेटी लेजिस्लेशन की बैठा दी जाती है और एक प्रॉब्लम ली जाती है। जब बहुत से लोग उस पर डिस्कशन और डिबेट करते हैं तो ये क्या करती है कमेटी, उसको बैठा दी जाती है इस कमेटी को, इसमें देखती है लोगों के ओपिनियन को जज करती है, कौन सा ओपिनियन पॉजिटिव है, नेगेटिव है और उस ओपिनियन का क्या रिजल्ट निकलेंगे। तो वो सारी रिजल्ट निकालने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो हमारे पास ये आती है कमेटी ऑफ लेजिस्लेटिव। अगला है मेथड ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। हमारे पास है पॉलिसी मेकिंग। द चीफ एग्जीक्यूटिव अलोंग विद द कैबिनेट कंट्रोल द administrative policy। all the important policy decision are taken by the cabinet in every country। जो all जो decision होते हैं वो लेती है कैबिनेट। हर एक कंट्री में जो डिसीजन लेती है वो कैबिनेट यानी कि अदलिया लेती है। द डिपार्टमेंट कैरी ऑन द डे टू डे बिजनेस विद द पॉलिसी लेट डाउन बाय द कैबिनेट। Budgetary system, it is the main responsibility of chief executive to prepare the budget and represent it to the legislator, all approved by the legislator। अब क्या कहते हैं? जो बजट बनाया जाता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है लेजिस्लेचर के बारे में। लेजिस्लेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। जब लेजिस्लेशन अप्रूव कर लेता है तो फिर उस बजट को जो उसके इम्प्लीमेंट है उस पर किया जाता है, उसके रिसोर्सेज फंड दिए जाते हैं, प्रोविंस को फंड्स को यूटिलाइज करके आगे अदर मूवमेंट की जाती है। रिक्रूटमेंट सिस्टम, द थर्ड सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल वर्क थ्रू द रिक्रूटमेंट क्या होती है? मतलब कि जॉब की सिलेक्शन, रिक्रूट करना, तो इसमें पर्सनल की जो रिक्रूटमेंट होती है वो इसमें आती है सिस्टम के अंदर
आती है। हम आगे चलते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ऑडिट। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो पार्ट में करेंगे, पार्ट 4 में। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।